यूपी विधानसभा सत्र का चौथा दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में होगी चर्चा, विपक्ष के हंगामे के आसार। माघ पूर्णिमा पर काशी आ सकते हैं पीएम मोदी, रविदास स्थली में टेकेंगे मत्था। और आज अरुणाचल प्रदेश सीएम कैबिनेट के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। कुल 70 लोग विशेष विमान से पहुंचेंगे अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। ज्ञानवापी विवाद में बंद तहखानों का सर्वे एसआई से कराने की मांग, आज होगी सुनवाई, मस्जिद कमेटी दाखिल करेगी आपत्ति। झूठी आन के लिए मामा ने ली भांजी की जान, पहले गला दबाकर हत्या की और फिर शव को बिटौरे पर रखकर फूका। यूपी के 39 जिलों में आज मौसम विभाग का बारिश अलर्ट, अभी नहीं मिलेगी ठंड से राहत, आईएमडी ने लेटेस्ट अपडेट किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश की अहम खबरों पर, जहां पर उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का चौथा दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का चौथा दिन आज, जिसमें आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में की जाएगी चर्चा। सदन में आज धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सदन में विपक्ष हंगामा भी कर सकता है, कुछ इस प्रकार की जानकारी भी सामने आ रही है कि सदन में आज विपक्ष के हंगामेदार रहने के आसार हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की जाएगी। वहीं बीते दिन सरकार ने बजट पेश किया था, जो कि लगभग 7.5 लाख करोड़ का बजट था, जिसे अब तक का सबसे बड़ा बजट भी बताया जा रहा है। सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट भी पेश किया। विपक्ष घेरने की कोशिश भी आज करता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का चौथा दिन है आज। विधानसभा सत्र का चौथा दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा। धन्यवाद प्रस्ताव पर भी सदन में होगी चर्चा। सदन में विपक्ष कर सकता है हंगामा। धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में होगी चर्चा। सदन में विपक्ष कर सकता है हंगामा। सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट किया पेश। यूपी विधानसभा सत्र का चौथा दिन है आज भी सदन में विपक्ष के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद प्रस्ताव पर भी सदन में चर्चा की जाएगी। सदन में विपक्ष कर सकता है हंगामा। खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां पर आज रामलला के दर्शन करेंगे अरुणाचल प्रदेश के मंत्री। आज रामलला के दर्शन करेंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके मंत्री करेंगे दर्शन। 70 लोगों की टीम पहुंच रही है अयोध्या। एयरपोर्ट पर भाजपा नेता करेंगे स्वागत। आज रामलला के दर्शन करेंगे अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके मंत्रिमंडल के सभी लोग करेंगे दर्शन। 70 लोगों की टीम पहुंच रही है अयोध्या। आज रामलला के दर्शन करेंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके मंत्री करेंगे दर्शन। 70 लोगों की टीम पहुंच रही है अयोध्या। एयरपोर्ट पर भाजपा नेता करेंगे स्वागत। आज रामलला के दर्शन करेंगे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके मंत्री करेंगे दर्शन और पूजन। 70 लोगों के मंत्रिमंडल के साथ विशेष विमान से पहुंचेगी पूरी टीम अयोध्या। वहीं अयोध्या में 27 मार्च तक बढ़ाई गई धारा 144 की अवधि 27 मार्च तक लागू। धारा 144 27 मार्च तक लागू रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने जारी की निषेधाज्ञा। बसंत पंचमी मेला, संत रविदास जयंती, निषेधाज्ञा जारी। जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने जारी की निषेधाज्ञा। बसंत पंचमी मेला, संत रविदास जयंती पर निर्देश जारी किए गए हैं, जहां पर धारा 144 27 मार्च तक लागू रहेगी। शबे बारात, महाशिवरात्रि, होलिका दहन को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया। धरना प्रदर्शन, जुलूस और पदयात्रा पर लगी रोक। अयोध्या में 27 मार्च तक बढ़ाई गई धारा 144 की अवधि। 27 मार्च तक लागू रहेगी जनपद में धारा 144। वहीं जिला मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने जारी किए निर्देश। खबर अयोध्या से, जहां पर दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर के द्वितीय तल का निर्माण। दिसंबर को होगी पूरे मंदिर निर्माण समिति चेयरमैन पहुंचे। दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर के द्वितीय तल का निर्माण। मंदिर निर्माण समिति चेयरमैन पहुंचे बड़ी देवकाली मंदिर। नृपेंद्र मिश्रा ने माता देवकाली का किया दर्शन और पूजन। बाईस जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद शेष बचे हुए कार्य को जल्द शुरू करना था। दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर के द्वितीय तल का कार्य। राम मंदिर के द्वितीय तल का कार्य दिसंबर 2024 तक हो जाएगा पूरा। तो वहीं खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर लोकायुक्त उप लोकायुक्त का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करने का फैसला। कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करने का फैसला। लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम में होगा संशोधन। सरकार लाएगी लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक। लोकायुक्त उप लोकायुक्त का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करने का लिया गया फैसला। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम में होगा संशोधन। सरकार लाएगी लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक। लोकायुक्त उप लोकायुक्त का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करने का फैसला। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम में होगा संशोधन। सरकार लाएगी लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक। लोकायुक्त उप लोकायुक्त का कार्यकाल होगा 5 वर्ष। कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करने का फैसला। लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन। सरकार लाएगी लोकायुक्त उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक को मंजूरी। योगी कैबिनेट की बैठक में विधेयक को मिली मंजूरी। लिफ्ट एस्केलेटर के लिए ऊर्जा विभाग देगा अनुमति।
यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक को मिली मंजूरी। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दे रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में विधेयक को मिली मंजूरी। लिफ्ट एस्केलेटर के लिए ऊर्जा विभाग देगा अनुमति। हर साल इसकी सर्विसिंग कराना अनिवार्य। योगी कैबिनेट की बैठक में विधेयक को मंजूरी। लिफ्ट एस्केलेटर के लिए ऊर्जा विभाग देगा अनुमति। लिफ्ट एस्केलेटर से होने वाली दुर्घटनाओं पर लगेगी रोक। लिफ्ट एस्केलेटर के लिए ऊर्जा विभाग देगा अनुमति। हर साल इसकी सर्विसिंग कराना होगा अनिवार्य। योगी कैबिनेट की बैठक में विधेयक को मिलेगी मंजूरी। लिफ्ट एस्केलेटर के लिए ऊर्जा विभाग देगा अनुमति। हर साल इसकी सर्विसिंग कराना होगा अनिवार्य। लिफ्ट और एस्केलेटर से होने वाली दुर्घटनाओं पर लगेगी रोक। यूपी लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक को मंजूरी। योगी कैबिनेट की बैठक में विधेयक को दी गई मंजूरी। लिफ्ट एस्केलेटर के लिए ऊर्जा विभाग देगा अनुमति। हर साल इसकी सर्विसिंग कराना होगा अनिवार्य। सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनाएंगे। चाहिए तो क्या हुआ, उन्होंने एप्लीकेशन क्यों डाली? क्योंकि उनका जो ये अक्यूज्ड थे, एक सरकारी गवाह से ईडी में आमना सामना करवाया गया। उस आमने सामने में सवाल जवाब हुए, स्टेटमेंट्स दी गई, अक्यूज्ड द्वारा दी गई, सरकारी गवाह द्वारा दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में उस कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में हुई। लेकिन जब वो स्टेटमेंट कोर्ट में जमा कराई गई तो अक्यूज्ड ने देखा कि जो बात कमरे के अंदर हुई थी और जो बात कागज पर आई है वो दोनों अलग अलग हैं। और इसीलिए इस केस के उस अक्यूज्ड ने सीसीटीवी फुटेज के लिए एप्लीकेशन डाली। और आपको पता है, जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। और ना सिर्फ उस एक मैटर में, आम आदमी पार्टी के पास विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर है कि जब से ये एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पिछले 1.5 साल की सारी इंटेरोगेशन, सारे सवाल जवाब जो हुए हैं ईडी में, सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला, और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी? तो आज देश के सामने ये बात आ गई है
कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। आज मैं ईडी से पूछना चाहती हूं, मेरा पहला सवाल ईडी से, कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट करके ईडी किसको बचाना चाहती है? ईडी क्या छुपाना चाहती है जिसकी वजह से उन्होंने पिछले 1.5 साल की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी हैं? मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि आप देश के सामने, आप कोर्ट के सामने पूरी डिटेल्स रखिए कि पिछले 1.5 साल में आपने जितनी इंटेरोगेशन करी है, जितने सवाल जवाब करे हैं, उनमें से कितनी इंटेरोगेशन और सवाल जवाब के ऑडियो आपके पास आज मौजूद हैं। अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स कोर्ट के सामने, देश के सामने नहीं रख पाती है, तो इस इन्वेस्टिगेशन का सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया कि ना पैसे की रिकवरी, ना सबूत, और ना ही स्टेटमेंट्स का कोई भी सबूत कि वास्तविक तौर पे विटनेसेस ने क्या कहा है। तो आज मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं, और इसी चैलेंज को हमने कोर्ट में भी रखा है सामने। हमने कल सीबीआई की और ईडी के सेशन कोर्ट में राउस एवेन्यू में एप्लीकेशन फाइल करी है, और हमने सारी की सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स की डिमांड करी है। और मैं ईडी को चैलेंज कर रही हूं कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स देश के सामने रखें। थैंक यू। मैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि कल आपने इसकी शिकायत की, कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है, तो यही वजह है कि आज छापे हो गए। ये बिल्कुल साफ है कि आज ईडी का ये खुलासा होने वाला था। इस खुलासे को लेकर कल शाम से ही ईडी वाले डरे हुए थे। वो अलग अलग जगह फोन करके पूछ रहे थे कि किस चीज पर खुलासा है, किस चीज पर खुलासा है। और आज इस खुलासे को रोकने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी के अलग अलग नेताओं के घर पे, उनसे जुड़े हुए लोगों के घर पे छापे शुरू हो गए। ये आम आदमी पार्टी को डराने का प्रयास है। वरना आप ये तो छोड़िए कि आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर के घर पे रेड हो रही है, उनके पीए के घर पे रेड हो रही है, मुख्यमंत्री के पीए के घर पे रेड हो रही है। तो ये बिल्कुल साफ है कि एजेंसीज को सिर्फ डराने और धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैम, इसे नाम बता सकते हैं कि किसने ये ऑडियो और वो मांगी थी और फिर ऑडियो नहीं ली है? क्योंकि अभी एक वीडियो आया था जिसमें संजय सिंह ये कहते हुए दिख रहे थे। ये एक केस में अक्यूज्ड है, और डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, जब उनको पता चला कि आमने सामने का जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली वहां की बातचीत से अलग था। कल जो एप्लीकेशन डाली है वो हमारी पार्टी के जो अक्यूज्ड हैं इस केस में, उनकी तरफ से डली है, और उसमें हमने ईडी से सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मांगी हैं। और अगर ईडी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं दे पाती है तो फिर इस सारे केस के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ना रिकवरी, ना सबूत, और ना ही स्टेटमेंट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग ईडी के पास है। You have come across one such case, or there are multiple cases where audio? और यहाँ आप सुन पा रहे थे आप नेता आतिशी को, जिन्होंने ईडी को घेरते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जहां पर उन्होंने ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। और जिस तरीके से ईडी आज सुबह से आप नेताओं के घर पर छापेमारी कर रही है, और साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए के घर पर भी उन्होंने धावा बोला है, उसके बाद इन सब मामले को लिखते हुए ईडी की ओर ईडी पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, और साथ ही उन्होंने कहा है कि ईडी की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। इसी को लेकर के आज आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसके बाद उन्होंने ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं ईडी की जो कार्यशैली है वो किसी सरकार से जुड़ी हुई है, और साथ ही उनका यह भी कहना है कि ईडी जिस तरीके से काम कर रही है वो कहीं ना कहीं जांच के घेरे में सवाल उठाता है।
और सीधे रुक कर लेते हैं जयपुर के भरतपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और ये सीधी तस्वीरें भरतपुर के श्री बांके बिहारी मंदिर की, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए हैं और वहां पर वो बांके बिहारी मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ उनके अन्य मंत्रीगण भी मौजूद नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं भरतपुर से हम आपको, जहां पर भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीधी तस्वीरें भरतपुर से, जहां पर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे हुए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन पूजन करने पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्रीगण भी उपस्थित नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बांके बिहारी मंदिर में भीड़ भी देखी जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांके बिहारी मंदिर पहुंचे हुए हैं, भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे भरतपुर के बांके बिहारी मंदिर के, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे हुए थे। रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का, जहां मलिहाबाद हत्याकांड के चौथे आरोपी की तलाश तेज। चौथे आरोपी फुरकान की तलाश में लगी 2 टीमें। चौथे आरोपी फुरकान की तलाश में लगी 2 टीमें। तिहरे हत्याकांड में पुलिस को मिले कई सुराग। फुरकान के करीबियों की कॉल डिटेल से मिले कई सुराग। मलिहाबाद हत्याकांड के चौथे आरोपी की तलाश हुई तेज। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर चौथे आरोपी फुरकान की तलाश में 2 टीमें लगी हुई हैं और साथ ही फुरकान की तलाश तेज कर दी गई है। तिहरे हत्याकांड में पुलिस को मिले हैं कई सुराग। मलिहाबाद हत्याकांड के चौथे आरोपी की तलाश तेज। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो हत्याकांड में पुलिस को कई सुराग मिले हैं और उसके बाद चौथे आरोपी की तलाश भी तेज कर दी गई है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? अंजला और फरहीन की मौत हुई थी और इस घटनाक्रम से जुड़े जो 4 लोग थे उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक तो घटनाक्रम की रात ही अशरफी जो ड्राइवर था जो थार से आया था, उसके बाद 2 दिन बाद जो मुख्य हत्या आरोपी थे फराज और उनके पिता सिराज उर्फ लल्लन खान, उन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लेकिन जो चौथा आरोपी था जो उनके साथ आया था इस पूरे घटनाक्रम में, जो सीसीटीवी में भी साथ दिखा था, उसको फिलहाल अभी तक पुलिस ढूंढ नहीं पाई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जो कई टीमें हैं, स्पेशल ब्रांच की टीमें और मलिहाबाद पुलिस की टीम, वो उनकी तलाश कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा अपडेट यही है कि जो फराज और उनके पिता सिराज है, उनकी जमानत याचिका के लिए कोर्ट में कल अर्जी डाली गई थी और वो सीधे सीजेएम कोर्ट की तरफ से उसको
नजरअंदाज किया गया और उनकी जो जमानत अर्जी थी उसको खारिज कर दिया गया है, क्योंकि ये पूरा घटनाक्रम लखनऊ में दिल दहला देने वाला था और इस पूरे घटनाक्रम की जो वीडियो थी ट्रिपल मर्डर की, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। ऐसे में कोर्ट ने भी जो पिता पुत्र है उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है। अब ये कहा जा सकता है कि जो इनकी मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो पाकिस्तानी और नेपाल कनेक्शन की जोड़ने की भी और कवायद कर रहा है और सीधे सीधे जो इनकी अवैध संपत्तियां हैं जो अपराध के द्वारा अर्जित की गई है, और ये पहला ऐसे ये कहा जा सकेगा कि हिस्ट्री शीटर है जिनकी हिस्ट्री शीट होने के बावजूद भी, आपराधिक पद में होने के बावजूद भी उनका असलहा बना था, उनका पासपोर्ट बना था। ऐसे में जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो जिला प्रशासन से जुड़े हैं, जो पुलिस विभाग से जुड़े हैं, उन सभी की संलिप्तता जो है वो ढूंढी जा रही है और इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो आने वाले समय में अवंतिका बढ़ सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं बढ़ते हैं खबरों में, बात करते हैं जल निगम की, जहां जल निगम के ठेकेदार और कर्मचारियों पर हुई एफआईआर। रेलवे में बाबू के पद पर तैनात रोहित सिंह की मौत पर हुई एफआईआर। रेलवे में बाबू के पद पर तैनात रोहित सिंह की मौत पर हुई एफआईआर। 24 जनवरी को आशियाना इलाके में हुई थी मौत। सीवर में काम करते समय बांधी गई थी रस्सी। यातायात डाइवर्ट करने के लिए बांधी गई थी रस्सी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, आखिर क्या है पूरा मामला जिसके चलते एफआईआर दर्ज कराई गई है? अवंतिका, बीते 24 जनवरी को आशियाना इलाके में रोहित सिंह, जो रेलवे विभाग में बाबू के पद पर तैनात है, वो रात को अपने घर जा रहे थे और ऐसे में उस इलाके में जो सीवर लाइन की सफाई हो रही थी, उस सफाई के दौरान उस यातायात डाइवर्ट करने के लिए जो जल निगम के जो कर्मचारी हैं, जो ठेकेदार है, उनके द्वारा सड़क पर रस्सी बांध दी गई थी और जो रस्सी थी उसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं थी। इस दौरान जो रोहित सिंह था उस वक्त रास्ते में आ रहा था, उसको वो रस्सी दिखाई नहीं दी थी और उसी रस्सी में फंस के उसकी सड़क हादसा हो गया था। और इस दौरान जब वहां के लोगों ने, स्थानीय पुलिस ने जब उसको लोक बंधु अस्पताल पहुंचाया तब उसकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि उसी वक्त ये सवाल उठ रहे थे कि जो लापरवाही से एक शख्स की मौत हुई थी, ऐसे में जल निगम के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी। तब पुलिस ने इस बात को कहा था कि अगर उनकी तरफ से कोई एफआईआर, जाहिर तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मामला भी ऐसा है, जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।